नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज अगेन हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और इस प्रैक्टिस में भी हमने कोशिश की है कि अच्छे क्वेश्चंस डाले गए हैं, तो इसमें भी क्वेश्चंस आपको सारे अच्छे मिलेंगे। प्लस एक बात और थी कि कुछ लोगों को लैंग्वेज के लेके प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज बहुत टफ़ यूज़ हो रही है, तो आप यकीन मानिए यही लैंग्वेज आपके पेपर में आनी है, इसलिए मैं टफ़ लैंग्वेज लेके चल रही हूँ। क्योंकि अगर आप इसी टफ़ लैंग्वेज में प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपका टाइम एग्ज़ाम रूम में बचेगा। जब पेपर आप दे रहे होंगे तो क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको लैंग्वेज को समझने में टाइम नहीं लगाना, नहीं, आपका टाइम वहाँ बर्बाद नहीं होगा। तो आप ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे विदाउट एनी डाउट। कोई डाउट नहीं रहेगा कि क्या इस शब्द का यही मीनिंग है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं टफ़ लैंग्वेज लेके आती हूँ। अभी जो इस बार MP टेट वर्ग 1 हुआ था, इसमें बहुत टफ़ लैंग्वेज आई थी। बच्चों की ये एक शिकायत थी कि बहुत टफ़ लैंग्वेज थी। तो अगर उन बच्चों ने टफ़ लैंग्वेज में ही प्रैक्टिस की होती तो उनकी ये शिकायत नहीं होती। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैं इसलिए टफ़ लैंग्वेज लेकर के आती हूँ, ताकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम्स में आप अपना टाइम बचाएँ, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें, वहाँ कोई डाउट ना रहे, आपका टाइम बचे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। इसलिए मैं ये लैंग्वेज लेकर के आती हूँ। तो जो लोग चैनल पर अभी नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूँ कि ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ, और साथ में मैं कोर्स वीडियोज़ भी डालती रहती हूँ कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए। प्लस NCERT सीरीज़ भी मैं लाती रहती हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही एक स्ट्रेटजी लेकर के मैं चल रही हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर पाऊँ। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हाँ, सभी ऑल पे क्लिक कर लेना, जो वीडियोस हैं सब्सक्राइब करके ऑल का बटन क्लिक कर लेना, क्योंकि नहीं तो अगर ऑल का बटन आप क्लिक नहीं करेंगे तो आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमारी जाएंगी नहीं, फिर कहेंगे कि ये वीडियोज़ आपसे वो स्किप हो जाएंगी। तो ऑल पर पक्का प्रेस कर लेना। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है, या रेगुलेट को नियमित भी बोलते हैं। रेगुलेट या नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा करता है? अनुच्छेद 8 या अनुच्छेद 9 या अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 11, कौन सा करता है बताइए। तो जो संसद को जो नागरिकता का अधिकार है, ये संसद को ये अधिकार देता है कि वो इसको रेगुलेट कर सके। तो ये मिला है अनुच्छेद 11 के तहत। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। देख लेते हैं अनुच्छेद 8 क्या कहता है। ये भी नागरिकता के बारे में ही है। तो जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय हैं, बाहर रहने वाले भारतीय इनकी नागरिकता के बारे में बातें करता है। इन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में ये बातें करता है। अनुच्छेद अगर 9 देखते हैं तो विदेशी राज्य की क्या है, विदेशी राज्यों की, यानी कि विदेशियों की नागरिकता लेने पर ये भारत की नागरिकता का समाप्त हो जाना। अगर स्वेच्छा से कोई विदेश की जो है ले रहा है तो यहाँ भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, भारत का नागरिक ना होना, भारत की नागरिकता समाप्त अगर विदेशी नागरिकता ले रहा है तो। और 10 क्या कहता है? जो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कि जो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कि जो नागरिक अधिकार हैं वो सभी के पास बने रहेंगे जब तक कि कोई विधि द्वारा या उनको ये जो रूल्स बने हैं उसके द्वारा उसको तोड़ा ना गया हो तब तक। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। जो संसद को जो है ये नागरिकता के अधिकार को रेगुलेट करने का अधिकार संसद को है अनुच्छेद 11 के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिकल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को किसने दोषी पाया? लॉक ने, बेंथम ने, रूसो ने या मिल ने? किसने पाया? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही हो रहा है। ऑप्शन सी सही हो रहा है, क्योंकि रूसो क्या है, ये अंतर्विरोध, इनका विरोधाभासों से एक परिपूर्ण दार्शनिक माने जाते हैं। बहुत ही इनका जो है दर्शन का स्वरूप बहुत ही विवादास्पद है, और ये क्या करते हैं, बुद्धिवाद के युग में भी बुद्ध की जो है निंदा करते हैं। तो जो है इन्होंने जो है मानवीय भावनाओं को अत्यधिक महत्व दिया है। तो और ये बुद्धि की निंदा करते हैं। जो सहज मानव है, यानी कि प्राकृतिक मानव है, तो उसको अधिक महत्व देते हैं, और बुद्धि को, डेवलपमेंट को, साइंस को, इन सब चीज़ों को ये महत्व नहीं देते हैं। तो रूसो है। अतिकल्पना के आविष्कार में प्राकृतिक अधिकारों को किसने दोषी माना है? तो रूसो ने माना है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है, जबकि मिल तो स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं, और बेंथम उपयोगितावादी हैं। और लॉक क्या है? लॉक जो है ये प्राकृतिक अधिकारों में इन्होंने क्या दिया? स्वतंत्रता, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को इन्होंने समाहित किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सा संविधान का अंग नहीं है? निर्वाचन आयोग नहीं है, वित्त आयोग नहीं है, या अंतर्राज्य परिषद नहीं है, या योजना आयोग नहीं है? कौन सा नहीं है बताना है आपको। तो देखते हैं, ये निर्वाचन आयोग जो है ये 324A के तहत संविधान में इसका वर्णन है ना? कितना? 324A के तहत अनुच्छेद में इसका जो है संविधान में वर्णन किया गया है। और अगर हम वित्त आयोग की बात करें तो 280 के अंतर्गत इसका, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसका जो है संविधान में इसका उल्लेख है। और अगर हम अंतर्राज्य परिषदों की बात करें तो अनुच्छेद 263 में इसका जो है वहाँ पर उल्लेख किया गया है। और योजना आयोग का गठन किया जाता है, और कब किया जाता है? 1950 में। ये 1950 में इसका गठन किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उनके द्वारा। तो योजना आयोग 1950 में इसका गठन होता है। ये संवैधानिक निकाय नहीं है। आगे देखते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो है सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया, राजनीति विज्ञान को प्रकृति विज्ञान में बदलने का प्रयास किया, शक्ति की अवधारणा की प्रक्रिया की अवधारणा के लिए अस्वीकार किया, सत्य की अवधारणा की प्रक्रिया की अवधारणा के लिए अस्वीकार किया, या व्याख्या को प्रतिमानों के लिए प्रतिस्थापित किया। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? आप लोग आंसर करेंगे तो फिक्सेशन होने में अच्छा रहेगा। तो कौन सा यहाँ ऑप्शन सही हो रहा है बताएंगे सभी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है, राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास किया। तो इसमें जो है व्यवहारवाद के अनुसार क्या है, राजनीतिक जो है गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर ही किया जा सकता है। तो ऐसा इनका मानना है कि जो व्यक्तियों का राजनीतिक व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है, व्यवहारवाद में कोशिश किया हुई कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लोकतंत्र को शक्ति के व्यापक वितरण के तरीके के रूप में समझना और कुछ हाथों में इसका संकेंद्रण हो जाने को रोकना कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलवादी कहलाता है, संघवादी कहलाता है, सहभागी कहलाता है, प्रतिनिधित्वात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो
यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बहुलवादी। क्योंकि जो ये बहुलवादी हैं ये क्या बोलते हैं कि राज्य को संघों का संघ मानते हैं। हालांकि ये मानते हैं कि राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, पर फिर भी जो है ये राज्य को संघों का संघ मानते हैं और ये कहते हैं कि सिर्फ हम एक ही के पास पूरी जो है शक्ति नहीं होनी चाहिए। सभी के पास जो जितने भी संघ हैं सभी के पास जो है सत्ता होनी चाहिए और शक्ति और सत्ता का एक जगह संकेंद्रण नहीं होना चाहिए और सभी की जितने भी संघ हैं समाज में सभी की सहमति से सामाजिक नीतियाँ को तैयार करना चाहिए। उनके आपसी परस्पर जो है डिस्कशन के थ्रू जो सामाजिक नीति को तैयार करना चाहिए। तो ये बहुलवादी का मानना है। ये सिर्फ राज्य को महत्व नहीं देते हैं, ये राज्य के जितने भी संघ हैं सभी को महत्व देते हैं। हाँ, ये मानते हैं कि राज्य जो है संघों का संघ है, यानी कि राज्य की अनिवार्यता अनिवार्य है, तो ये मानते हैं, बट पूरी शक्ति ये राज्य को नहीं देना चाहते हैं। बहुलवादी आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, सहभागी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। सहभागी लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? विधानमंडल के कार्य में विधानमंडलों का ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होना, अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में प्रतिनिधियों का सक्रिय भाग लेना, अभिशासन के नागरिकों को ज़्यादा और सक्रिय भाग लेना। अभिशासन में होगा नागरिकों को ज़्यादा और सक्रिय भाग लेना या विवेचना में मतदाताओं की उपस्थिति बढ़ाना। तो अगर हम सहभागी लोकतंत्र की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है कि अभिशासन में जो शासन है, जो शासन प्रक्रिया है उसमें जो है नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना चाहिए, ताकि राजनीतिज्ञों को जो नेता होते हैं उनकी गतिविधियों पर ये कड़ी नज़र रखेंगे। क्योंकि जब ये भाग लेंगे तो इनको जो है इनकी जागरूकता बढ़ेगी, सार्वजनिक जो समस्याएं होंगी उस पर विस्तृत चर्चा ये करेंगे और ये क्या होता है नेताओं की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखेंगे। इससे होगा क्या फ़ायदा? शक्ति के दुरुपयोग पर जो है रोकथाम हो सकेगी और भ्रष्टाचार पर भी रोकथाम हो सकेगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा सहभागी लोकतंत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में संकोच का एक राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने की युक्ति है। निम्न में कौन सा एक राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने की युक्ति नहीं है? कौन सा नहीं है? आवधिक निर्वाचन, यानी कि समय समय पर टाइम टू टाइम निर्वाचन, है ना, सुविज्ञ जनमत या स्वतंत्र प्रेस या दबाव समूह। तो कौन सा है? तो ये जो आवधिक निर्वाचन, सुविज्ञ जनमत, ये स्वतंत्र प्रेस, ये सभी जो है राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने की युक्तियां हैं। क्योंकि सुविज्ञ मतलब जागरूक जनता, जो स्वतंत्र प्रेस और प्रेस की अगर स्वतंत्रता है तो ये सभी जो है राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जबकि दबाव समूह क्या है? दबाव समूह जो है ये जो है क्या करते हैं, ये अपने हित के लिए सरकार पर ये पे क्या एक दबाव बनाते हैं कि इनके हित या जो इनके ग्रुप हैं जिनसे ये जुड़े हुए हैं, जिनकी बातें ये लेकर के आगे जा रहे हैं, तो उसके लिए ये सरकार पर दबाव बनाते हैं कि जो है सरकार उनकी मांगों को पूरा करे या उनके अकॉर्डिंग पॉलिसी को क्रिएट करे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रजातंत्र इसलिए वांछनीय है क्योंकि इसमें सकल संतुष्टि शासन की अन्य प्रणालियों की अपेक्षा बेहतर समाहित है। यह तर्क किसने दिया है? किसने दिया है तर्क? उदारवादियों द्वारा दिया गया है, उपयोगितावादियों ने दिया है, मार्क्सवादियों ने दिया है, समाजवादियों ने दिया है। किसने कहा है कि प्रजातंत्र में अन्य प्रणालियों की अपेक्षा बेहतर समाहित करने की जो है एक बेहतर सभी चीज़ों को सकल संतुष्टि को बेहतर ढंग से समाहित कर सकता है? तो ये कहा गया है उपयोगितावादियों द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है, क्योंकि उपयोगितावादी ये मानते हैं कि जो लोकतंत्र है इसी व्यवस्था में सबसे ज़्यादा उनके सूत्रों को जो है लागू किया जा सकता है। जैसे अधिकतम सुखों का अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये इनका सूत्र है। तो कैसे होगा? क्योंकि प्रजातांत्रिक क्या देखती है, जो प्रजातांत्रिक सरकार होती है, प्रणाली होती है शासन की,
तो वो यही देखती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है मतलब लाभ पहुंच सके, यही देखती हैं। तो ये बेंथमवादी जो होते हैं या कि उपयोगितावादी होते हैं, तो ये ऐसा मानते हैं कि केवल प्रजातांत्रिक शासन में ही शासकों जो शासक हैं, नेता हैं और जो जनता है, इनके हितों में एकरूपता हो सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है बी सही हो रहा है। जबकि उदारवादी व्यक्तियों की स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। मार्क्सवादी जो है राज्य को एक शोषण का यंत्र मानते हैं। मार्क्सवादी क्या मानते हैं? राज्य को शोषण का यंत्र मानते हैं, शोषण का यंत्र मानते हैं। उदारवादी व्यक्ति, इनका उदारवादियों का जो केंद्र है क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर समाजवादियों, तो इन्होंने राज्य को जो है, समाजवादियों ने जो राज्य को महत्व दिया है और सभी संसाधनों को राष्ट्रीयकरण करने की बात करते हैं। ये ऐसा समाजवादियों का मानना है, जितने भी संसाधन हैं उनका राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर दे दिया मैंने, ऑप्शन बी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में कौन एक संकल्पना नागरिक को प्रजा होने से भिन्न करती है? कर्तव्य, आज्ञाकारिता, अधिकार, देशभक्ति। तो कौन सा कहता है यहाँ पर भिन्न करती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो रहा, अधिकार। क्योंकि जो नागरिक होते हैं वो प्रजा से किस तरह से भिन्न होते हैं? क्योंकि उनको वो कुछ अधिकार, विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं राज्य में रहने के लिए। राज्य में जो रहते हैं, जो राज्य के सदस्य हैं, उन्हें कुछ विशेष अधिकार राज्य में रहने के कारण मिलते हैं। यानी कि जो पूर्ण नागरिक होते हैं, यानी कि जो हमेशा परमानेंट नागरिक हैं, तो उनको कुछ राज्य विशेष अधिकार देता है, नागरिकों को अधिकार देता है। और यही चीज़ प्रजा से भिन्न करता है। प्रजा क्या होता है? प्रजा क्या करती है कि जो भी राज्य के कानून हैं उनको, उनकी आज्ञा का पालन करती है और राज्य उन पर जो है बल प्रयोग कर सकता है। आज्ञा पालन प्रजा को करना पड़ता है, लेकिन उसके कुछ अधिकार नहीं होते हैं। तो प्रजा के अधिकार नहीं होते हैं, नागरिक के अधिकार होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि नागरिक को प्रजा से कौन भिन्न करता है? तो अधिकार। जो अधिकार होते हैं सिर्फ नागरिकों के पास होते हैं, प्रजा के पास नहीं होते, और यही चीज़ नागरिक को प्रजा से भिन्न करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ ले कि प्रजा का क्या है, तो प्रजा के बारे में पूछ लेता है तो प्रजा आज्ञाकारिता आ जाएगा कि प्रजा को जो है आज्ञा मानना पड़ता है और उसके कोई विशेष अधिकार नहीं होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर मैं सी सही है, ये समझाने के लिए बोल दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह है मूल विषयक, प्रक्रियात्मक, वितरक, प्रतिमानित। किस तरह की है? तो अगर हम बात करें कि विधि का शासन किस प्रकार की समानता को स्थापित करता है, तो वो है प्रक्रियात्मक। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। क्योंकि जो ये एवी डायसी हैं, इनकी कृति कौन सी है? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने जो है इसी बुक में विधि की अवधारणा जो है, विधि के शासन की अवधारणा दी है। तो ये जो है मूल, और इसमें यही बताया इन्होंने, प्रक्रियात्मक जो है समानता की बात करी है। तो इनकी बुक हम देख लेते हैं, एवी डायसी की। जो विधि का शासन है इसकी अवधारणा एवी डायसी के द्वारा दिया गया है। और अगर हम इनकी बुक की बात करें तो इंट्रोडक्शन इसी में दिया है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ of the law of the constitution ये जो है
इनकी बुक है, ये आप नोट कर सकते हैं। और एवी डाइसी की बुक है ये, एवी डाइसी ये इनकी बुक है। इसी में जो है इन्होंने विधि के शासन की अवधारणा दिया है और इसमें जो है प्रक्रियात्मक समानता को इन्होंने बात की है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल में अछूत के उद्भव के लिए निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो कौन सा किया है? अमूल परिवर्तनवादी या व्यावसायिक सिद्धांत, अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव या नजात विषयक सिद्धांत। तो कौन सा दिया है इन्होंने दिया है ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है, अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव। अंबेडकर जी क्या थे कि ये जो है बौद्ध पुनरुत्थानवादी होने के साथ साथ और ये भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे, आप सभी को पता है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान था संविधान के निर्माण में। और इन्होंने साथ में क्या किया कि जो भारतीय समाज में अछूतों के लिए ये जो अछूत की प्रथा थी अनटचेबल की, इसके प्रति इन्होंने काफ़ी जो है विरोध अपना व्यक्त किया। और जो है दलितों को इन्होंने बोला है कि पढ़ो और संघर्ष करो। इन्होंने बोला है कि पढ़ करके पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो और संघर्ष करो, ये सब इन्होंने बोला है। और जो अनटचेबिलिटी थी इसके प्रति इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। काफ़ी इन्होंने मतलब जीवन भर इसके विरुद्ध में ये संघर्ष करते रहे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष यह है कि वह अधिकांश जनता से आज्ञा पालन की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र का विरोधी है, संप्रभुता की वैधानिक प्रकृति की व्याख्या करता है या सभी शक्तियों को एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित कर देता है। तो जो अद्वैतवादी सिद्धांत है तो इसकी सबसे बड़ी दोष की बात करें तो यही है कि सभी शक्तियों को एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में ये निहित कर देता है। ये इसकी जो है सबसे बड़ा दोष है। और इस सिद्धांत के प्रवर्तक जॉन ऑस्टिन माने जाते हैं। कौन है? जॉन ऑस्टिन इसके जो है प्रवर्तक हैं। और इनका मानना है कि जिसमें अगर जिस समाज में संप्रभुता विखंडित है तो वो संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता का वास किसी निश्चित संस्था या मानव श्रेष्ठ में ये करवाते हैं। और यही जो है इनकी सिद्धांत का मुख्य दोष भी है। और अगर हम देखें कि मुख्य विशेषता क्या है तो यही विशेषता भी है इनके सिद्धांत की। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SORT का विस्तृत रूप बताएं। स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी या स्टेट ऑर्गेनाइजेशन रिप्लान ट्रीटी या स्ट्रेटेजिक गार्डर रीऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन रिप्लान ट्रीटी। कौन सा जो SORT का विस्तृत रूप क्या है? SORT तो इसका विस्तृत रूप हो जाएगा स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जो स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी है ये 24 मई 2002 को मॉस्को में हुई थी। और ये किसके बीच में हुई थी? जो रूस के राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश के बीच में ये संधि हुई थी। तो कब होती है ये? 2002 में मई ये 2002 में होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो अगर हम बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो कौन से थे? जॉर्ज W बुश थे। और अगर हम रूस की बात करें तो पुतिन थे, व्लादिमीर पुतिन थे। इन दोनों के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के चिंतकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग के रूप में निहित करने की सामान्य प्रवृत्ति है? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन जो है बी यहाँ पर सही हो रहा है, फ्रांस। जो
जो प्रमुख फ्रांसीसी हैं ये बोदा, रूसो, वाल्तेयर, ये सभी जो है क्या है, संप्रभुता को सरकार का एक निश्चित मतलब एक निहित अंग मानते हैं, एक जरूरी अंग मानते हैं संप्रभुता को सरकार का। तो ये फ्रांस ऑप्शन, यहाँ बी ऑप्शन सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित क्रांतियों को उनके क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रांसीसी है, बोल्शेविक है, मेंशेविक है, अक्टूबर क्रांति है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है मेंशेविक क्रांति होती है, 1703 में होती है, 1703 में होती है। उसके बाद कौन सी होती है? उसके बाद होती है जो है फ्रांसीसी, ये होती है 1789 में, 1789 में होती है फ्रांसीसी क्रांति। और अगर हम बात करें अक्टूबर क्रांति की तो ये 25 अक्टूबर 1917 को होती है, 25 अक्टूबर 1917 को होती है। और बोल्शेविक क्रांति की बात करें तो ये होती है 17-18 नवंबर 1917 में ये भी होती है। तो इसका अब हम देखें तो ये फर्स्ट हो जाएगा सी, ये पहला हमारा फर्स्ट हो रहा है। तीसरा पहला और फिर दूसरा और चौथा, तीसरा पहला चौथा और फिर दूसरा, तीसरा पहला चौथा दूसरा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? लॉक, बेंथम, बोदा, ऑस्टिन। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रमुख जनक जो हैं जॉन ऑस्टिन माने जाते हैं। हालांकि जो है संप्रभुता का अवधारणा इनके द्वारा, बोदा द्वारा दिया गया था, लेकिन अगर हम जनक की बात करें तो ऑस्टिन ही माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इस पर जो है काफ़ी काम किया था और इसकी विस्तृत व्याख्या भी की थी, व्यवस्थित व्याख्या की थी। तो और इनके अनुसार जो है संप्रभुता किसी निश्चित जो है व्यक्ति या संस्था में निवास करती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जब अगर हम बेंथम की बात करें तो ये उपयोगितावादी हैं। लॉक की बात करें तो इन्होंने जो है क्या स्वतंत्र, इनका जो है प्राकृतिक अधिकारों में जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार इन्होंने शामिल किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता पर 4 निबंध नामक पुस्तक किसने लिखी? स्वतंत्रता पर 4 निबंध नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी है, या जे.एस. मिल ने लिखी, या अर्नेस्ट बार्कर ने लिखी, या आइजा बर्ने ने लिखी है? किसने लिखी है? तो अगर हम बात करें तो ये बुक जो है आइजा बर्निल द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। तो और हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है फर्स्ट प्रिंसिपल्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, फर्स्ट प्रिंसिपल्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ये इनकी बुक हो जाती है। अगर हम जे.एस. मिल की बात करें तो इनकी हो जाती है ऑन लिबर्टी, इंग्लिश में कर दिया है, चलिए आप लोग ऑन लिबर्टी हिंदी में सुन करके लिख लीजिए। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये भी इनकी बुक है, काफ़ी फेमस है। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये भी इनकी काफ़ी फेमस बुक है। अगर हम अर्नेस्ट बार्कर की बात कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स इनकी बुक है।
इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स। अगेन मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, तो इसको आप जो है हिंदी में कर लें। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स, ये अर्नेस्ट बार्कर की है। तो जो ये बुक है स्वतंत्रता प्रचार निबंध, ये आइजा बर्निल द्वारा दिया गया है। एसेज ऑन 4 एसेज ऑन फ्रीडम। तो आगे देखते हैं। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु है, क्या है? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु है कि राज्य एक मानवकृत संस्था है, संप्रभु है, लोकतांत्रिक है, निरंकुश है। तो अगर हम सामाजिक अनुबंध के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये मानता है कि राज्य जो है एक क्या है, मानवकृत संस्था है। ये यही मानता है कि राज्य एक मानवकृत संस्था है, और इन्होंने बताया है कि राज्य एक मानवकृत संस्था इसलिए है क्योंकि शासक या संप्रभु एक निश्चित कर्तव्य के वादे से बंधा है, इनके बीच समझौता होता है, और ये सभी जो हैं शासक जो है एक निश्चित वादे के बीच में बंधा है। अगर शासक उन वादों को तोड़ देता है तो जनता उसका विरोध करके उसको हटा सकती है, और वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगा, ना कि देवता के प्रति। जैसे कि दैवी सिद्धांत होता है राज्य की उत्पत्ति का, तो उसमें क्या होता है, सब कुछ देवता के प्रति उत्तरदायी होता है राजा, ऐसा नहीं होता है। इसमें नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होगा, जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। इसलिए ये एक मानवकृत संस्था है और सभी ने मिलकर समझौते से इसको बनाया है। तो ये सामाजिक अनुबंध के अनुसार ये मानवकृत संस्था है। आगे देखते हैं। जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें समाजवादी कहा जाता है, संघवादी कहा जाता है, अराजकतावादी कहा जाता है, या बहुलवादी कहा जाता है। तो अभी हमने कुछ देर पहले इनके बारे में बात की थी। तो जो हैं ये विचारक राज्यों को संघों का संघ मानते हैं, ये बहुलवादी हैं, इन्हें बहुलवादी कहा जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि राज्य जो है, बहुलवादी राज्य को विशिष्ट तो नहीं मानते हैं। ये जो बहुलवादी हैं राज्य को विशिष्ट नहीं मानते हैं, लेकिन वही है कि इनकी सदस्यता को अनिवार्य मानते हैं, और कहते हैं कि सभी संघों को महत्व देना चाहिए। और ये होता है कि राज्य क्या करता है कि सभी संघों के बीच जो है सामंजस्य स्थापित करता है तथा दंड देता है। दंड का प्रावधान राज्य करता है, बाकी और संघ नहीं करते हैं। राज्य जो है संघ दंड का भी प्रावधान करता है। ये इतना अंतर है राज्य और जो अन्य संघ हैं समाज के, उनके बीच में, कि जो सभी संघों के बीच में क्या करता है, राज्य जो है सामंजस्य स्थापित करता है, प्लस ये दंड देता है। लॉ एंड ऑर्डर को जो तोड़ता है, नहीं मानता है, उसको दंड देता है। तो ये दो अंतर मानता है। अदरवाइज सभी को ये कहता है कि सभी को बराबर महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संविदावादी विचारक यह सिद्ध करना चाहते हैं कि राज्य सर्वशक्तिमान है, राज्य सदा सही होता है, राज्य मानवकृत है, राज्य समाज से पहले है। तो ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ये वही सामाजिक संविदावादी वही चीज़ आ गई। हमने कुछ देर पहले बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया है। तो क्या है, राज्य मानवकृत है। ये ऐसा मानते हैं कि राज्य मानवकृत है, और तो राज्य की उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि दैवी सिद्धांत, दैवी सिद्धांत। दूसरा कौन सा है, ये शक्ति सिद्धांत, और शक्ति सिद्धांत, रक्त सिद्धांत, इसी को परिवार रक्त सिद्धांत या इसी को परिवार का जो है बोलते हैं, और संविदा सिद्धांत, ये सभी हैं। संविदा यानी कि समझौता, संविदा सिद्धांत, ये सभी हैं। लेकिन सबसे जो है विकासवादी सिद्धांत को सबसे जो है वैज्ञानिक माना गया है। विकासवादी सिद्धांत को सबसे ज़्यादा जो है वैज्ञानिक माना गया है, और ये मानता है कि जो है राज्य का जो है विकास हुआ है, धीरे धीरे इसका बहुत टाइम लेकर के इसका विकास हुआ है, ऐसा निर्माण नहीं किया गया है, इसका विकास हुआ है, ऐसा ये मानते हैं।
विकासवादी, और सबसे वैज्ञानिक इसी को माना जाता है। और राज्य मानवकृत है, ये जो सामाजिक संविदावादी हैं इनके द्वारा राज्य जो है मानवकृत संस्था है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत है। शक्ति का सिद्धांत, अभी भी हमने ऊपर बात कर ली है, सामाजिक संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो जो अगर हम बात करें तो सबसे जो है स्वीकार्य जो है विकासवादी सिद्धांत है। इसको वैज्ञानिक सिद्धांत माना गया है, इसमें वैज्ञानिकता की देखा गया है। इसमें यदि हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत आता है, तो इसके हैं रॉबर्ट फिल्मर इसके जनक हैं। रॉबर्ट फिल्मर इसके जनक हैं इस उत्पत्ति के सिद्धांत के। इनकी बुक कौन सी है, जो है पैट्रियार्का इनकी बुक है। और अगर बात करें इसके समर्थक की बात करते हैं तो ये हैं जेम्स प्रथम है इसके समर्थक, जेम्स प्रथम है इसके समर्थक। और इनकी बुक कौन सी है, द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची, द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की इनकी बुक है। अगर हम शक्ति सिद्धांत की बात करें तो शक्ति सिद्धांत के जो है ओपेनहाइमर हैं इसके प्रतिपादक। ओपेनहाइमर हैं इसके प्रतिपादक। और अगर हम सामाजिक संविदा सिद्धांत की बात करें तो इसके हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, इन तीनों को इसका प्रतिपादक माना जाता है। और अगर आधुनिक काल में वैज्ञानिक प्रतिपादक कौन है, तो वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादन करने वाला कौन है, तो रिचर्ड हुकर हैं, लेकिन वो एक नॉलेज के लिए है, अदरवाइज श्रेय इन्हीं को जाता है। हॉब्स और रूसो ही जो हैं इसके प्रतिपादक के रूप में माने जाते हैं। तो विकासवादी सिद्धांत जो है ये सबसे ज़्यादा स्वीकार्य सिद्धांत है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है, बाकी ये दूसरे सिद्धांत की थोड़ी से फैक्ट्स हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस सिद्धांत का यह मानना है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है। तो किसका है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का है, या शक्ति का सिद्धांत, या दैवी सिद्धांत, या विकासवादी सिद्धांत। तो जो शक्ति की बात करता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है, ये शक्ति सिद्धांत जो है इस तरह की बातें करता है। और सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में समझौते की बात की जाती है। विकासवादी में राज्य में कहा जाता है कि इसका विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है, धीरे धीरे जो है समाज की जटिलता बढ़ती गई। इस प्रकार राज्य का धीरे धीरे करके इसकी जटिलता बढ़ती गई और राज्य का प्रादुर्भाव हुआ, राज्य का विकास हुआ। जबकि दैवी सिद्धांत में इसमें क्या कहते हैं कि मतलब ईश्वर को इसमें काफ़ी महत्व दिया गया है कि राजा जो है ईश्वर का भेजा हुआ दूत है, ऐसा करके इसमें ये सब चीज़ें ईश्वर के प्रति, राजा जो है ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होगा, ये सब चीज़ें इसमें की गई हैं। तो ये धर्म पे आधारित है, दैवी सिद्धांत जो है धर्म पे आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं। लॉक के अनुसार निम्न में कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कौन सा नहीं है, देखते हैं। जीवन, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति। तो लॉक ने सिर्फ 3 अधिकारों की बात की है प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत। जीवन है और समानता है और समानता नहीं है, समानता की बात नहीं की है इन्होंने। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की बात की है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन सी समानता नहीं है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार समानता जो है नहीं है। जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति के अधिकार को इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत रखा है और संपत्ति के अधिकार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। इसी के अंतर्गत इन दोनों को समाहित माना है, इन दोनों को संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत समाहित माना है, यानी कि सबसे ज़्यादा इन्होंने संपत्ति के अधिकार को महत्व दिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है।
नेहरू ने कहा, मौलाना आज़ाद ने कहा, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, या महात्मा गांधी ने कहा? किसने कहा? तो अगर हम बात करें कि 1936 में किसने कहा, तो ये गांधी जी ने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि जिन पर मैं विश्वास करता हूँ, उन पर जो मेरा विश्वास है, उन पर सभी उन्हीं चीज़ों को विश्वास करें, सभी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सबकी अलग अलग अनुभूति यानी फीलिंग्स सबकी अलग अलग हो सकती हैं। तो गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। और इन्होंने अहिंसा, त्याग, सत्याग्रह जो है ये मूल मंत्र थे गांधी जी के। और शिक्षा, राजनीति, धर्म, साम्राज्य, इन सब पर अपने विचार दिए। और ये भी कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये कहते थे कि हमारी अनुभूति अलग हो सकती है और दूसरे लोगों की अनुभूति डिफरेंट हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम अनुभूति करें वही दूसरा भी करे, ऐसा इन्होंने कहा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं, ताकि क्यों करते हैं राष्ट्रीयकरण का समर्थन? उत्पादन के लागत मूल्य को कम किया जा सके, उत्पादन बढ़ाया जा सके, शोषण को रोका जा सके, या प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। तो जो समाजवादी विचारक हैं ये प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का पक्ष इसलिए लेते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का जो है पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके, ऐसा ये मानते हैं। और ये निजी संपत्ति को सामाजिक असमानता का कारण मानते हैं। तो ये कहते हैं कि राज्य के समस्त प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन इसीलिए करते हैं ताकि जो है राज्य का उसमें नियंत्रण रहे और निजी संपत्ति ना हो किसी के पास। तो क्या होगा कि असमानता नहीं होगी समाज में, और असमानता नहीं होगी तो कोई जो है बुराइयां समाज में कम होंगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसका मार्क्सवाद से मेल नहीं है? राज्य के उत्पीड़न का यंत्र, ऐसा मानते हैं मार्क्स, या राज्य समाप्त हो जाएगा, या धर्म लोगों के लिए अफीम है, या राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो मार्क्स के अनुसार किस चीज़ से मेल नहीं खाता है? तो मार्क्स के अनुसार जो है राज्य उत्पीड़न का यंत्र भी है, राज्य समाप्त हो जाएगा ऐसा भी मार्क्स कहता है, और धर्म लोगों के लिए अफीम की गोली है। तो ये सभी जो है मार्क्स के हैं द्वारा माने गए हैं, समर्थन दिया गया है। लेकिन राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये इनका नहीं है, ये उदारवादियों का है। क्योंकि जो है उदारवादी ऐसा मानते हैं कि राज्य आवश्यक है क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करता है, और बुराई इसलिए है कि जैसे ये अस्तित्व में आता है, एग्जिस्टेंस इसकी होती है, वैसे ही ये जो है राज्य क्या करता है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता को बाधित करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन मार्क्स से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, या संसद होता है, या राष्ट्रपति होता है, या सर्वोच्च न्यायालय होता है? कौन होता है? तो संसदीय शासन में दो तरह की संप्रभुता होती है। कितनी तरह की होती है? दो तरह की संप्रभुता होती है। कौन कौन सी होती है? डी ज्यूरी होती है। दूसरी कौन सी होती है? डी फैक्टो होती है। ठीक है, दो तरह की जो है संप्रभुता होती हैं। और डी ज्यूरी क्या होता है? वैधानिक होता है। ये डी ज्यूरी जो है वैधानिक होता है। अगर हम डी फैक्टो की बात करें तो ये वास्तविक होता है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे यहाँ वास्तविक संप्रभु कौन है, आ गया। तो ये शासन में अगर राष्ट्रपति क्या है? वैधानिक संप्रभु है ना, क्योंकि सारे कानून, विधियाँ, निर्णय सब इसके हस्ताक्षर के नाम से किए जाते हैं। जबकि वास्तविक संप्रभु कौन है? वास्तविक संप्रभु कौन है? प्रधानमंत्री है, क्योंकि जो है शक्तियों का वास्तविक रूप से अगर वास्तविकता में देखें तो शक्तियों का प्रयोग यही करता है। तो यहाँ पर वैधानिक संप्रभु पूछ रहा है, तो ऑप्शन आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, राष्ट्रपति, है ना, क्योंकि राष्ट्रपति ही वैधानिक संप्रभु है
और प्रधानमंत्री क्या है, डी फैक्टो है, ये वास्तविक संप्रभु है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में कौन संसदीय शासन का प्रमुख गुण है? संसदीय शासन का प्रमुख गुण पूछ रहा है। लचीला संविधान, कार्यपालिका तथा न्याय विधायिका का समन्वय, न्यायपालिका की सर्वोच्चता या संसदीय संप्रभुता। क्या बता रहा है? तो इसमें क्या होता है, जो संसदीय शासन का प्रमुख गुण है वो क्या है, कार्यपालिका तथा विधायिका का समन्वय। ठीक है, ये है जो है इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया गया है और यही जो है संसदीय कार्य प्रणाली, जो शासन प्रणाली है, इसका प्रमुख गुण है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? संसदात्मक या अध्यक्षात्मक या एकात्मक या संघात्मक? तो बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन है ये। तो जो ये संसदात्मक जो है शासन प्रणाली है हमारी, यही जो है सामूहिक उत्तरदायित्व में विश्वास करती है। इस शासन व्यवस्था में पूरा मंत्रिमंडल जो है सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करता है और यही कारण है कि एक मंत्री की निंदा पूरे मंत्रिमंडल की निंदा के समान मानी जाती है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है, क्या निहित है? न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता, मंत्रिमंडलीय शासन या कार्यपालिका तथा विधायिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए कार्यपालिका विधायिका दोनों की शक्तियाँ जो है न्यायपालिका से टकरानी नहीं चाहिए, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। और तीनों जो हैं अपने अपने कार्यक्षेत्र में पूर्ण स्वायत्तता इनको यानी कि स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। और इस सिद्धांत का जो है सर्वोत्तम पालन होता कहाँ पर है? इस सिद्धांत का सर्वोत्तम पालन होता है अमेरिका में। ठीक है, वहाँ पर इसको अच्छी तरह से यही इसी के आधार पर सरकार वहाँ पर चलती है। तो ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? संविधान का संतुलन चक्र किसको माना जाता है? विधायिका को, कार्यपालिका को या न्यायपालिका को या प्रेस को? तो अगर हम संविधान का संतुलन चक्र बोलें तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। न्यायपालिका को माना जाता है क्योंकि संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि शक्तियाँ जो हैं राज्य और केंद्र के उसमें मध्य में विभाजित होती हैं और संविधान में इसका प्रॉपर जो है वर्णन भी दिया जाता है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर संविधान में कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो विवाद हो जाते हैं, वहाँ पर संविधान कुछ नहीं कर सकता है। तो वो संविधान एक प्रकार से मौन रहता है क्योंकि अब उन विवादों जो प्रेजेंट टाइम में विवाद उत्पन्न हो रहे हैं वो उनका सलूशन संविधान में नहीं मिलता है। हालांकि वहाँ पर अनुच्छेद वगैरह प्रावधान किए गए हैं, तो उन विवादों को रिजॉल्व कौन करता है? न्यायपालिका रिजॉल्व करती है। और तो इसलिए इसको जो है संविधान का संतुलन चक्र बोला जाता है। तो जो रिजॉल्व होते हैं, जो चीज़ें संविधान में उस समय नहीं रखी गई, उस समय इतना नहीं सोचा गया कि ये चीज़ें भी आगे जा कर के होंगी, तो वहाँ पर संविधान चुप हो जाता है। तो न्यायपालिका उनको इंटरप्रेट करके और इनके विवादों को निपटा करके एक संतुलन चक्र मेंटेन करती है। तो इसीलिए न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र बोला जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संवैधानिक शासन का अर्थ है, क्या अर्थ है? संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन, विधि का शासन या नागरिक अधिकार या उपरोक्त सभी? तो अगर हम संवैधानिक शासन का अर्थ है, क्या अर्थ होता है इसकी बात करें तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएंगे। क्योंकि जो है संवैधानिक शासन क्या होता है? जो संविधान में प्रावधान दिए गए उनके द्वारा शासन हो। उसमें क्या है? विधि का शासन हो, किसी व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए। जो विधि है, कानून है, उनका शासन होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि नागरिकों को अधिकार उसमें मिले होने चाहिए। इसमें जो है
नागरिकों के अधिकार की पूर्ण व्यवस्था हो, न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। जो अगर हम संवैधानिक शासन की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की गई हो और नियमित चुनाव जो नियमित रूप से यानी कि टाइम टू टाइम जो वहाँ पर उनका ड्यू है, पीरियड है, बिल्कुल टाइम टू टाइम चुनाव होने चाहिए और विपक्षी दलों की जो अपोजिशन है उस पार्टी की मजबूत उपस्थिति होनी चाहिए। तभी जो है शक्ति का दुरुपयोग नहीं होगा और सरकार अच्छे से काम करेगी। ये सब चीज़ें हैं संवैधानिक शासन का अर्थ अगर हम जानें तो ये सारी चीज़ें, ये सारी खूबियाँ आ जाती हैं। 3 यहाँ पर दी हैं, कुछ हमने ओरली आपको बता दी हैं, तो आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन जो है क्वेश्चन 33 कह रहा है, निम्न में कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा। तो संसदात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो यहाँ एक जो है मजबूत यानी कि बहुमत दल का नेता होता है, जो कि प्रधानमंत्री होता है और जिसके पास असीमित जो है शक्तियाँ होती हैं। ये वास्तविक संप्रभु होता है यानी कि वास्तविक रूप से शक्तियों का प्रयोग यही करता है। तो ये सारी चीज़ें संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत पाई जाती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेस्टमिनिस्टर मॉडल इंगित करता है एक विशेष प्रकार का राज्य, संविधान, शासन, प्रशासन। क्या इंगित करता है बताएंगे आप सभी कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल जो है वो क्या कहता है? तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्या है? एक रूप से ब्रिटिश कैबिनेट शासन पद्धति का आधुनिक नाम है और कुछ नहीं है। जो ब्रिटिश कैबिनेट शासन पद्धति है उसका आधुनिक नाम है वेस्टमिनिस्टर मॉडल। तो ऑप्शन सही सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो शासन की जो उनकी एक पद्धति उसका ये आधुनिक नाम है। ठीक है, मॉडर्न नेम है वेस्टमिनिस्टर मॉडल, ये मॉडर्न नेम है ब्रिटिश की शासन पद्धति का। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान हेतु भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? कौन सी नियुक्त की गई थी? न्यायमूर्ति R.N. मिश्रा समिति, या न्यायमूर्ति R.N. माधोलकर समिति, या न्यायमूर्ति रामनंदन समिति, या न्यायमूर्ति राजेंद्र संचार समिति। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो न्यायमूर्ति रामनंदन समिति है इसी के द्वारा जो है पिछड़े वर्गों के बीच जो है विशिष्ट समूह की पहचान हुई थी, यही समिति जो है नियुक्त की गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आज हम यहीं पर वीडियो जो है रोकना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन से काफ़ी नॉलेज मिला होगा। आप सभी रेगुलर जो है प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता आपको तप कर ही तपस्या करके ही मिलेगी। तपस्या में तप है, तप का मतलब हीट, अपने आप को हीट मतलब तपाओगे तभी जाके आपको सफलता मिलेगी, ये बात निश्चित है। तो मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।